देखते हो कि जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अच्छा करो बेटा इसको सॉल्व। किस लेयर से? अबे डेटा बदल दिया 7/2 पहले कुछ और था यहाँ पे। हाँ तो बस ये सब पे खुद होना चाहिए। जहां पे भी साइन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी टीआईआर हो जाएगा। अपने को ये छोटी चीज चेक करनी है। न्यू फाइल में मतलब यहां होगा कि यहां होगा? यहां पे होगा कि यहां पे कि यहां पे? यहां पे ही ना उंगली रखी है। चलो ठीक है देख, एंगल तो वही लिया होगा ना 30 डिग्री। चलो ठीक है कोई बात नहीं। पहली स्टेज के लिए अपन एक सिंपल सी कंडीशन निकालते हैं, μ1 sin θ1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या आएगा? तो म्यू इंटू साइन थीटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। म्यू कितना? 7/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ऑन सॉल्विंग वी गेट 7/4। तो दिस वैल्यू इज बिकम इक्वल टू कांस्टेंट। ये नहीं बदलेगी। अब पहले लेयर के लिए चेंज करें तो ये होगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। ये कितना आ गया था? 7/4। तो डाल देंगे भैया 7/4 किसके बराबर? 13/4 sin θ। ये तो हमें दिख रहा है 7/13, कोई दिक्कत नहीं, यहां कुछ नहीं होना। सॉरी, ये 4 से 4 कटेगा, 7/13 आ जाएगा। यहां तो टीआईआर नहीं होना, जाएगी आगे। क्लियर? आगे वाली लेयर पे चेक करो। मैंने कर लिया, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि एक साथ सब दिखाएंगे तो गंदस्टेड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा। ये वैल्यू कितनी है? 7/4 लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू μ3। μ3 कितना है? 3 साइन ऑफ θ3। देखो डिवाइड करो 7/12। नो टीआईआर। हो गया? सिंपल सिंपल कहानी है, इससे घटिया क्वेश्चन ना मिला अभी तक कोई। और आया हुआ है, तुमने टोका तो मैंने बताया, नहीं तो बताता ही नहीं। ये आईआईटी नहीं में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों ने करा नहीं? मैं आईआईटी नहीं बिठा दो इसको। क्या है ना कि यार देखो, अब मैं क्या बताऊं यार, आपको बिल्कुल अजीब सा लगेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आईआईटी में आए कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, यहाँ पे एयर भरी, यहाँ पे एयर भरी, यहाँ पे ग्लास है, बताओ लाइट रे कैसे जाएगी? ये तक आईआईटी में आया हुआ है। अब आप लोगों को लगेगा उन्होंने डायग्राम बना दिया, पैरेलल जानी है। ये आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं यार? भाई सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते ना यार, सब कठिन पूछेगा तो बच्चा क्या करेगा? तो कुछ आसान भी होते हैं।
एग्जैक्टली, फिर तो सब नियम पड़ जाएंगे भाई। आईआईटी वालों को भी तो चाहिए ना कि कोर्ट ने कंडीशन लगा दी मिनिमम पासिंग मार्क्स सब कैटेगरी के होने चाहिए, बाद में कैटेगरी लगेगी। तो मिनिमम नंबर वाली हालत तो देंगे ना बच्चों को कि भैया बोर्ड की किताब के छपे छपाए क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, ये वो कर लो आप। ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं लगभग हर एक में, नहीं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। 30% पेपर बिल्कुल वही होता है जो आपकी बुक्स का होता है एनसीईआरटी से रिलेटेड, बिल्कुल सेम टू सेम फोटो वाला, उन्हीं में से पूछ लेते। अब देखो यार यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, और ठीक, बहुत बढ़िया आपने बताया, मैं चेक करूं तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा 4, ये डालें 7/8 आ गया, मुझे नोट किया यार। क्लियर, इस लेयर का आता है हो गया, बिठाओ। जो लोग बोलेंगे μ5 में आ कंफ्यूजन हो जाता है, आपको बोलना है कि μ4 और μ5 के बीच वाली बाउंड्री पे आ रहा है, यहां पे भाई μ5 में आ रहा है, इसका मतलब अंदर जा रहा है क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस स्टेज में वैल्यू कितनी है 7/4, ये हो जाएगा μ5 यानी 3/2। तो साइन ऑफ थीटा 5 ऑन चेकिंग वी गेट 7/8, हो गया काम है। 7/6 आ रहा है ना, ये तो हो गया काम, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू आ गई, और ढूंढ भी तो जाई रहती थी देर से। यहां क्या होगा, हो गया काम, बस यहां से आएगी चुपचाप लौट जाएगी, जो इसके लिए मिरर की तरह काम करेगी। ले समझ में आ गई बात, ले लो यार इसे, मुझे लग रहा है सबसे आसान चीज खत्म। अब आगे बढ़ते अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मिटा दो इसको। ऑनलाइन वालों से कुछ नहीं बेवकूफी है, वो तो तुरंत फोटो खींच लेते हैं। मिटा दे बेटा, कर दी मैंने, अब ये भी ध्यान आई, अब ये भी करी, मिटा दो। हाँ देखते तो होनी रिकॉर्डिंग, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबने अभी तक सब्सक्राइब भी ना किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करने से ही होगा ना कि मान लो कोई वीडियो डाल दे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, बस तो मैं पर्सनली भेज पाया नहीं भेज पाया व्हाट्सएप पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर ग्रुप पे तो ज्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप से देखो, लगे जरूरत तो देखो, नहीं तो मत देखो, कहा उसमें कुछ नया थोड़ी ना मिल जाएगा वीडियो में। तो ये है कि जिसके मान लो धोखे से नेट खत्म हो गया, मोस्टली यही होता है, नेट खत्म हो जाता है, या फिर मान लो नहीं छूट गई क्लास, कुछ रीजन रह गया, तो अपना देख सकते हैं। बढ़ते आगे, ये आप करो, ये मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है इसको सॉल्व करेंगे। हो जाओ बेटा गुरु, जो स्क्वायर है, अरे है बेटा, ऑन है, टेंशन मत लो तुम। जूम रिकॉर्डिंग नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। जूम रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो 130 MB की होती है, और ये रिकॉर्ड होकर बन जाती है 4-5 GB की, फिर उसको अपलोड करते हैं आपके साथ, तो क्वालिटी थोड़ी चक्कर अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, आप टेंशन मत लो।
ना मैं लेते रह देता हूँ, फिर इच्छा पूरी कर देता मैं जी। यही है बिल्कुल खोपड़ी भाई। अब क्या कई बार साइड में बनाना पड़ता है यार, जगह नहीं होती तो हमारे जैसे बच्चे टोक ही देते। बताओ क्लियर हुआ काम? ये जो है ना, ये डेविएशन दिखा रहा कि भैया अगर ये मीडियम ना होता तो लाइट रे सीधी जा रही होती। समझ आई बात? तो ये सीधी नहीं जा रही बल्कि हल्का सा डेविएशन दिखा रही है। एक ही लाइन खींच देता, 10 का करना क्या है। क्या रहा आंसर? डी नन कर तो ले कुछ ऐसे देख रहा, देख तो क्या हो जाएगा। तो क्या मत मार रहा है, सॉल्व करो, पेन चलाओ थोड़ा सा। कठिन नहीं है, आसान ही, तो थोड़ा पेन चलाना है। वही तो मैं कभी कभी वैसा क्वेश्चन भी आता है तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कहीं कहीं। क्वेश्चन में कठिनाई नहीं है, तो देखने में खतरनाक लग रहा है। क्वेश्चन आसान ही है बेटा। कर लिया सबने? शशि क्या? लिली कितना आंसर है? आओ करो करो। बोलो बच्चे। देखो लाइट रे क्या ना ऐसे आ रही है और इधर की तरफ झुक रही, मतलब बेंट टुवर्ड्स मतलब म्यू2 बड़ा हो गया पक्का। तो यहां पे म्यू2 बड़ा है कंपेयर टू म्यू1। अब सोचते आगे, नहीं तो बेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा बाहर है म्यू1 है तो इधर भी म्यू1 ही होगा, ऐसा नहीं कि इधर कोई दूसरा पड़ जाए। बाहर म्यू1 है तो इधर भी म्यू1 ही लेना है और इधर भी म्यू1 ही लेना है। भाई बाहर है तो मतलब बाहर है, मतलब हर जगह। आपने एक जगह नहीं माना, फिर वो हर जगह, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। तो मैंने कहा यहां का मान लो कोई एक एंगल बनता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, उसका नाम दिस इज आर। अब थीटा लिखा है, मैंने आर लिख दिया, आप अल्फा लिख दो, कुछ भी लिख दो, कहां फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो मैंने कहा पहली इक्वेशन बनेगी फॉर सरफेस ए बी के लिए। तो मैंने ए बी वाले लेयर पे गया और मैंने इक्वेशन लिखी स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्या बोला भैया स्नेल साहब ने?
μ1 sin θ1, अब sin θ1 में क्या है इनका, sin θ पड़ा हुआ है तो मैंने लिखा इज इक्वल टू μ2 sin θ2, यहां पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो μ2 sin r। कोई दिक्कत है किसी को? सबने लिखा? कोई ऐसा बंदा जिसने लिख ही नहीं पाया? होना तो नहीं चाहिए, अपन इतनी बार प्रैक्टिस करी, कम से कम जल्दी लिख लेंगे। अब देखो यार, पहला प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, अब अपन दूसरे वाले प्रोग्राम पे आएंगे। हम इसके लिए क्रिटिकल वाले वैल्यू निकालना है, ग्रेजिंग इमरजेंसी वाली। तो मैंने सेकंड नॉर्मल ये बनाया जो ए से पास होगा। क्लियर? तो अगर मैं पहले वाले नॉर्मल और दूसरे वाले नॉर्मल को देखूं, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 पे ही कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इस स्टेज में कितने एंगल से आ रही होगी ये निकालना बहुत जरूरी चीज है। बताइए एंगल कितना आएगा? ये वाला बिल्कुल सही बात, 90 माइनस आर। क्यों? क्योंकि ये 90 और ये आर है तो बचा हुआ 90 माइनस आर होगा। मैं काम करता हूं, इधर R2 लिख देता, जगह थोड़ी कम है, फिर बाद में सॉल्व करके लिख दूंगा। तो मैंने लिखा ये ट्राइंगल की सिमेट्री के अकॉर्डिंग, इसका नाम तो पॉइंट का नाम ई है ही, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया, एफ और ई हो गया जी। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा ए एफ जी। इससे देख के हमें पता लगा कि R1 प्लस R2 प्लस 90 जो वैल्यू होनी चाहिए वो 180 के बराबर आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये तो आनी चाहिए यार। और अगर ये आनी चाहिए तो इससे देखो आप, R2 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? तो हमें पहले पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी। अभी 180 से 90 घटाएगा, 90 बचेगा, तो इससे R2 आएगा आपके पास 90 माइनस R1। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ गया सबको? तो हम अब दूसरी सरफेस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, उस सरफेस का नाम होगा, क्या नाम होगा देखो, BC। स्नेल साहब ने फिर से जो बोला अपन ने चिपका देना है इसको। इससे पूछेंगे तेरे को स्नेल्स को पता? तो कहेगा नहीं, चल मेरे से सीख। क्या है ये? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा है? μ2। मैंने लिखना है μ2। साइन कितने एंगल से आ रही? R2 से। ग्रेडिंग इमरजेंस चेक कर रहे अपन, TIR μ2 साइन ऑफ R2। आगे बढ़ो, दूसरे स्टेज में क्या है? μ1 यहां लिखा देखो। फिर क्या होगा? जे इधर हमने ग्रेजिंग इमरजेंसी मान लेनी है यार क्रिटिकल के लिए। क्रिटिकल के स्टेज में फ्री वाला एंगल अपन कितना लेंगे? 90 डिग्री होगा, तो उससे ज्यादा ही हम क्रिटिकल निकाल रहे तो 90 डिग्री मान के नहीं पड़ा रहे। तो μ1 साइन 90, तो सेकेंड वाले लेयर पर हमने क्रिटिकल ले लिया। क्लियर? तो दिक्कत देखो, मैंने कहा वैल्यू डालो R2 की, तो μ2 साइन ऑफ R2 कितना दिया? 90 माइनस R1। और ये हो जाएगा μ1 के बराबर। तो दिक्कत देख, साइन 90 माइनस R1 किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ R1 के बराबर। बिल्कुल सही बात। तो लिख सकते हैं μ2
cos R1 इक्वल टू μ1। तो अपने सामने मुझे गिने चुने 3 रिजल्ट्स हैं। पहले इसका नाम अपन 1 ले लेते, ये तो कंडीशन थी यूज कर ही ली, इसका नाम 2 लिख दिया। देख लो बेटा, नोट करो यहां तक। नोट हो जाए तो बता देना। इन लेयर की जरूरत नहीं है तो क्यों बनाए। हो गया, ठीक। अब देख, ये μ1 के साथ लिखी है और sin R1 के साथ लिखी है, cos R1 के साथ लिखी है, इसी को यहीं पे लिखता हूं मैं। तो यूजिंग मोमेंटो दोनों एक साथ यूज करेंगे। क्या है ये दूसरी वाली, ये लिखी है μ1 इज इक्वल टू μ2 cos R1, ये लिखी है सेकेंड वाली। अब दोनों को भाग तो दे दो, देखो जरा क्या आएगा इससे। इस वाले एलिमेंट के नीचे ये धर दो, इसके नीचे ये धर दो, μ2 से μ1 से जो कट सकता है काट, जो नहीं कट रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको भी इस्तेमाल करेंगे, भी जरूरत तो पड़ेगी। मान लो इसको नहीं काटना होता तो भी काम चला सकते थे अपन ने। क्या है ना, ग्रेजिंग इमरजेंसी की कंडीशन निकालनी। सोच लो और कुछ लग रहा हो तो। बेटा TIR जब होगा, इसको मैं लिख दूं, यहां तक नोट कर लिया, मैं नीचे की मिटा रहा हूं बस। देख TIR कब होगा एग्जैक्टली अपन वो सोच रहे हैं। अगर R2 बड़ा हो जाए तो TIR हो जाएगा, जो अपनी क्रिटिकल वैल्यू आ जाए। तो फॉर TIR जो हमको चाहिए, उसमें क्या चाहिए, R2 की वैल्यू ग्रेटर हो जाए R2 की क्रिटिकल वाली वैल्यू से, जो भी आ जाए क्रिटिकल वैल्यू R2 की। क्रिटिकल के लिए अपन ने C लिखा, क्रिटिकल की वैल्यू क्या आ रही थी, वो नीचे वाली इक्वेशन से आ सकती है, वही अपन लगा के देखेंगे, जो आ जाए उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। अच्छा, ये चीज और सोचो, अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या है, R1 प्लस R2 बराबर 90। ये था, वो मैं एक बार लिख के दिखा रहा कि भैया R1 R2 जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, ये बढ़ नहीं सकता। ठीक, अगर R2 क्रिटिकल पे है तब R1 की कोई वैल्यू आएगी। तो मैं यहां क्रिटिकल डाल के देखता, बस यही लॉजिक्स कुछ लोग पूरा सॉल्व कर लेते, लॉजिक में निपट जाते। ये मैंने क्रिटिकल वाली वैल्यू डाल दी, लेकिन TIR बेटा तब होगा जब ये वाली जो वैल्यू है ये इससे बड़ी हो जाए। देखो आप गौर से, बड़ी हो जाए कि नहीं हो जाए, देखो आप तो जी, दिमाग पूरा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो R1 को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, समझ में आ रही। R1 कम होने का मतलब थीटा कैसा होना चाहिए, पहले से कम होना चाहिए ना। क्यों, देखो रिलेशन क्या लिखा था, μ1, मैं पहले ये समझा देता, बाद में कटिंग करूंगा, बाद में बता देना आप लोग। ये तो पता चले बेसिक चीज नहीं समझ में आई, सॉल्व करके करेंगे क्या। ये R1 का रिजल्ट है, देखो यहां पे
यहां पे अपन इस वाले डेटा को कम कर रहे हैं, R1 कम होगा तो पूरा का पूरा साइन थीटा वाला एलिमेंट कैसा हो जाएगा, कम की ज्यादा, अगला है वो कम होगा यार, साइन थीटा कम होते ही देखो म्यू2 तो बदल नहीं रहा। अब ये वैल्यू मैंने कम कर दी तो टोटल वैल्यू कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना है। ये कम होगा तो टोटल प्रोडक्ट भी तो कम होगा। अब ये तो कम हो नहीं सकता तो किसको कम होना पड़ेगा, साइन थीटा को। यानी कि इससे पता लगा इसको कम होना पड़ेगा। इसको कम कौन कर सकता है, जब थीटा खुद ही कम हो जाए। तो जो भी आप वैल्यू निकालो उससे छोटी वैल्यू लेनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, आपको एग्जैक्टली आंसर तो दे दिया था, थीटा ये होगा, और ऑप्शन देते हैं बड़ा होगा छोटा होगा, वही तो दिमाग लगाना है। बराबर पूछे क्रिटिकल के लिए तो क्यों दिमाग लगाएंगे, तो कम लेना है ज्यादा लेना है, ऐसे तय करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आया। तो थीटा की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। मिली यहां तक कोई दिक्कत, नोट करो, फिर अपन सॉल्व करते हैं। जो भी वैल्यू आ जाए अपन क्रिटिकल के लिए निकाल रहे हैं, उससे फिर कम वाला आंसर होगा अपना। अब ये 1/2 करे नहीं है, बाद में कर लेंगे थोड़ी देर में, ये पहले यहां तक नोट करो। बिठा दे इसको, बिठा दे बेटा। बढ़ते आगे, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी थी यहां पे, म्यू2 कॉस था कि साइन था, कॉस। यही थी बेटा, ये थोड़ा इधर लिख लेना अच्छा लगेगा, म्यू1 साइन थीटा देखो, चाहे इसको यूज करो चाहे उसको यूज करो, अपन ने थीटा तक पहुंचना है। अब जो तरीके लगा सकते हो लगा लो। क्या करा जाए, डिवीजन दे लो तो 10 आएगा, उससे सॉल्व कर लो, जो मर्जी है करो। ना तो R1 के देने ना R2 के देने, तो आंसर R1 R2 के टर्म्स में तो होएगा नहीं। ये R1 लिखा और ये म्यू1 लिखा, बताओ जल्दी से क्या करें बेटा, क्या 90 में साल में तो सब कर चुके हैं ना अपन। अब कॉस आ गया, डिवीजन देना है, डिवीजन दे दो, म्यू1 म्यू2 के टर्म्स में यहां पे टाइम की वैल्यू आएगी। देखें, आप कुछ बोल नहीं रहे तो फिर अपन यही करेंगे। काटो पीटो, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा, देखो क्या आ रहा, 10R1।
आ रहा? अब जो R1 के फॉर्म में आ गया, R1 नहीं चाहिए हमको, इसलिए मेरे को मजा नहीं आ रहा काटने में, कुछ और करो। ऐसा कुछ करो जिससे R1 की वैल्यू डल जाए, अपना काम हो जाए। काटा पीटी करने से कोई अभी फायदा नहीं लग रहा। वो तो अपन ने कर ही लिया। देखो R1 इधर है, R1 इधर है। अब एक तरीका है, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, जो दो तो साइन R1 का होल स्क्वायर और कॉस R1 का होल स्क्वायर मिला के 1 बनेगा। ये तो किया जा सकता है ना, उसको ट्राई कर लो। 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा? μ1 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस साइड जो बचेगा μ1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बचेगा? ये साइन है ना, साइन ऑफ R1 का होल स्क्वायर। जल्दी से करो बेटा, हो जाएगा। अब जे वैल्यू तो 1 हो जानी है, तो क्यों लिखे? तो सिंपल सा ये रिजल्ट रहेगा अपने पास। तो μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। अब इसको μ1 स्क्वायर नीचे भेज दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1 का स्क्वायर। हमें क्या करना है? थीटा साइन इनवर्स के साथ आ जाएगा। देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछो। अब इससे जो आंसर आएगा वो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा डेटा। समझ में आया? देखो आप मिटा दे बेटा, जल्दी से नोट करो। क्यों नहीं सोचो? अरे ये जरूर थोड़ी ना स्क्वायर करो, कुछ और कर सकते हैं अपन। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, μ1 अपॉन μ2 आएगी, तो उसे ट्राइंगल बना के साइन थीटा बना लो यार। ये भी कर सकते हैं अपन। वो थोड़ा मुझे लंबा लगा तो मैंने स्क्वायर कर दिया, छोटा हो जाएगा। मैथ से ना थोड़ी सी वो तो दिमाग लगानी पड़ेगी भाई। इससे आप कॉस आर है, कॉस आर से μ1 अपॉन μ2 करो तो ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये बेस बनेगा, परपेंडिकुलर निकालो तो μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर हो जाएगा। वहां से साइन थीटा की वैल्यू यहां डालो, आंसर आ जाएगा। दो तरीके, ये आसान है ना, वो कर देते अपन। इस तरीके से कर लो बेटा। अब मान लो किसी को इस तरह से जाना ही नहीं है, लो दूसरा तरीका। वो इस तरह से सोच सकते हैं कि यार हमें तो R1 हटाना है ना हर हालत में, तो cos R1 के इसे वैल्यू निकाल लेंगे। μ1 बाय μ2 ट्राइंगल बनाएंगे, एक साइड कहीं R1 लिखेंगे। ये होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये μ1 हो जाएगा, जे μ2 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपने आप आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? पुट करेंगे इसको 1 में, तो इसके हेल्प से अपन साइन थीटा R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये लेंथी हो गया ना, देखो आप पहले से। लेकिन ऐसे सोच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
हो गया। ये पुट करेंगे 1 में, कितना लेंथी हो गया देखो आप। लेकिन आपको इसका ही मन है तो ये कर लो। अरे वो छोटा था यार सच्ची। किसी को सेकंड मेथड लिखना है वो भी लिख ले भैया, आपकी इच्छा। ये भी सॉल्व करी जा सकती है। क्लियर है? बढ़े आगे। जैसे इस डेटा को अपन ने इसमें यूज करना है अपने सामने रिजल्ट आएगा देखो। तो साइन ऑफ R1 जो आया था सीधा यूज करूंगा मैं, μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 साइन R1 की वैल्यू रूट में μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2। काटो μ2 से μ2 को। इस तरह से क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। देखो अब ये μ1 नीचे जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1, ये बनेगी वैल्यू। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये पूरा रिजल्ट है। मान लो अंदर डालना है तो अंदर डाल लो, बाहर रखना है बाहर रखो, फुल अंदर कर दो, लो हमें कहा जाता। तो ये क्या हो जाएगा, μ2 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे आंसर दिया होगा इसमें। क्लियर है? अब देख के जल्दी से बताओ आंसर क्या, डी, क्योंकि आंसर थीटा वहां पे बड़ा दिया हुआ देखो आप, नन। हाँ, क्योंकि थीटा छोटा आ रहा है, बड़ा नहीं आएगा। हो गया बेटा सबका? बोले बता मैंने कर दिया था, मेरा मेहनत करे, कोई बात नहीं, बिठा दे बेटा इसको। सबने नोट कर लिया? अरे ऑनलाइन वाले बोलो कुछ। आज तो बिल्कुल तोते उड़े हुए हैं, कोई आवाज ही नहीं निकाल रहा। ये क्वेश्चन में ज्यादा नहीं थी खाली। चलो मिटाता हूं मैं, कोई सिंपल करेंगे अब। बोलो ना, नीट का नहीं है, IIT-JEE का है। कुछ 2-3 बच्चे अल्तुल है ना, वो पढ़ रहे हैं तो उसके चक्कर में करा दिया। ये नीट का है ही नहीं, ये IIT-JEE एडवांस का क्वेश्चन है। अब वो भी कराना पड़ता है। नीट का होता है सिंपल होता है, इतना कठिन नहीं आता यार। अब एक आध क्वेश्चन तो कराने पड़ते हैं ना, वो बच्चे बेचारे बैठे हैं साथ में, तो उनको नहीं पढ़ाएंगे क्या यार? तो हाँ, तो उसमें जहाज मार्ग नहीं लगाना आपको, इतना कठिन आपका नहीं आएगा। आपका सिंपल आएगा जैसे कराया था। इस क्वेश्चन के पहले वाले सारे वेरिएशन आपके लिए वैलिड है, ये वाला नहीं। अब वो अगर मैं शुरू में बोलता था IIT-JEE एडवांस है, तो कभी कभी एडवांस भी कठिन भी आता है, तो वहां तोते भी उड़ देते हैं यार, तो उड़ाने पड़ते हैं कभी कभी। नहीं तो आपको लगेगा सब हलवा है, खा जाएंगे हम, ढीले पड़ जाओगे। अतुल क्लियर है कि नहीं? हाँ, नीट में अगर आएगा तो एक लेयर के लिए ही आएगा, और दोनों में नहीं घुमाएगा आपको, ये ध्यान रखना। और दो लेयर में TIR करोगे तो थोड़ी सी मेहनत होती है, नीट में नहीं आएंगे ये 17-18 या कुछ कैसे रिसेंटली आया है, ज्यादा पुराना नहीं है, 3-4 साल के अंदर ही आया। लिखो जरा हेडिंग डाल के, एंगल ऑफ डेविएशन। नोट करो बेटा जल्दी से, एंगल ऑफ डेविएशन।
अच्छा ये देखो रिफ्लेक्शन जब पढ़े थे ना तो पहले बार में एक बार में एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा दिया था, यहां तो 3 दिन बाद नंबर आया एंगल ऑफ डेविएशन का। यहां पे लाइट है बेटा म्यू1 से म्यू2 में आ रही है, म्यू1 मैंने बाहर ही लिया और म्यू2 हल्का लिया, मतलब लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही। तो क्या होगा, ये जो पीली वाली लाइन थी अगर रेयर में आएगी तो भैया फाइनल एंगल बना होगा, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे मुड़ जाएगी। क्लियर है? तो यहां से यहां की तरफ चलेगी, ये डेविएशन दिखा रहा है कि ऐसा हुआ होगा बीटा, दिस इज द डेविएशन। आने वाले एंगल को आई बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाने वाले एंगल को आर बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो बीच का एंगल आएगा दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। जिसको बीटा लिखे हैं अपन, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा यार ये टोटल एंगल है आर, यहां तक का एंगल जो है वो आई के बराबर दिया है, क्योंकि ये आई है तो ये वाला भी आई होगा। तो यहां से देख के अपन लिख पा रहे हैं कि जो आर की वैल्यू आ रही वो आई प्लस बीटा के बराबर आ रही है एंगल ऑफ डेविएशन के, आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से बीटा क्या आएगा बेटा, आर माइनस आई। किसी ने कोई तकलीफ है तो पूछ ले अभी। समझ आया? अब आर माइनस आई आना तो मैं ये लिख दूं, मैं यहां क्यों लिखूं, लिखा तो है बढ़िया अच्छे से बॉक्स वॉक्स बना के, तो वो मैं डायरेक्ट यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। It is the angle between incident ray and refracted ray। हो गया? अच्छा रिफ्लेक्शन में क्या होता था, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, है वही कहानी। क्या? हाँ वहां 180 माइनस होता था, यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट रे लौट के नहीं जा रही ना यार, लौट के जाएगी तो 180 माइनस करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, लिख लिया। तो दिस रिजल्ट वैलिड ओनली इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि μ2 छोटा हो और μ1 बड़ा हो। उल्टा हो जाए कहानी पलट जाएगी बेटा, अगर ये वैल्यू बदल गई तो कहानी पलट जानी है। हाँ तो ध्यान रखना आप, उस समय फिर आई माइनस आर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा वो कहानी अलग है आई माइनस आर की, यहां थोड़ा ज्यादा कष्ट हो जाएगा। इस स्टेज में होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी में तो होता जब लाइट डेंसर से रेयर में आती, तो होता है कि नहीं होता? तो कुछ ना कुछ स्टेज में वो भी होगा, तो अपन इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो बहुत सोचना पड़ेगा, बट बनाएंगे अभी। अच्छा ये वाले पोर्शन पे भी ज्यादा चांसेस हैं जेई में ही आने के, जो ग्राफ बनाएंगे, ये तो नॉर्मल है आपके आ सकता है नीट लेवल पे, बट ग्राफ का काम नहीं आएगा, आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, मैं कोशिश करूंगा अभी बनाने की। क्लियर है? नोट कर लो, इस स्टेज में जो ग्राफ होता है नीट वालों को बनाने को नहीं आएगा, जेई में आ चुका है वो आता है, वो आपसे ग्राफ से पूछ लेंगे आप बताओ क्या होगी एग्जैक्टली कहानी, तो अपन ने हर स्टेप को एक एक करके ऑब्जर्व करना फिर आगे बढ़ना है। क्लियर है बेटा? यहां तक देखो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। क्लियर? मिटा दो इसको।
सब लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कंडीशन तो सब पता ही होंगी ना, तो मेरी हेल्प करना, ठीक, कि मैं कैसे बनाऊं। एक आध चीज ऐसी होती है जो आप ये मत सोचना कि नहीं आती तो मैं नहीं देखूंगा ध्यान। कई बार क्या होता है, रैंक जो डिसाइड होती है ना, इन्हीं चीजों से एक आध कोई आ गई तो आपका काम बन जाएगा। तो देख लो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों को ये दिमाग नहीं लगाना नहीं घुस ही जाए दिमाग में, नहीं घुसे तो याद कर लेना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बढ़ाते अपन एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ। क्लियर? एक एक करके जो स्टेप बाय स्टेप है उनको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, वो डेविएशन के लिए आई लिखा हुआ है, तो ये एंगल होगा बीटा, जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे इंसिडेंस हो रही थी लाइट रे? ऐसे जा रही थी, हाँ, डेंसर से रेयर में, यही तो है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिख रहा अपने को। यहां पे क्या था, μ1, और यहां पे क्या है, μ2। कंडीशन क्या बन रही थी, μ1 जो है वो बड़ा है और μ2 जो है छोटा है। तो अपन ने सब लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा समझने के लिए अच्छे से। तो मैंने कहा चलो एक एक करके चीजों को ऑब्जर्व करते हैं बढ़िया, जिससे कोई तकलीफ नहीं हो। सबसे पहली कंडीशन, ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन बन के तैयार हुआ था, क्योंकि लाइट आने वाली थी वो ये वाली, ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन बीटा था, यही था। अब तो डायग्राम कंप्लीट कर दिया मैंने, देखो एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं, सॉल्व करेंगे, बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, पहला पॉइंट, अगर ऐसा हो कि आने वाली लाइट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा। कोई बोल ही नहीं रहा, जेई आएगा भी थोड़ी देर पहले करा। अच्छा, क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, अब आप लोग एक एक काम करो, जो जो मैं आपको बता रहा, सब लोगों को नोट करना है, बस उसको जो मैं कंडीशन लिखूंगा डायग्राम को, इस कंडीशन के लिए लिखो जरा आप पहले एक लाइन। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस कर्व, लिख ली हेडिंग। इसको सॉल्व करने के पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, अपन ने उस स्टेज को देखना है जब TIR नहीं हो रहा। वो कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होती है। ये बात समझ में आ रही है कि मैं बताऊं दोबारा से रिफ्लेक्शन दिखा के, आ रही है समझ में? लिखो जल्दी से। अब उसके बाद आएंगे अपन स्टेप 2 पे। स्टेप 2 की कहानी को मैंने फिर से डायग्राम बनाना है आपको। अब क्रिटिकल एंगल की स्टेज आ जाए। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है बेटा, कैसे जाती है लाइट रे, कैसे जाती है, ग्रेजिंग इमर्जेंस 90 के एंगल से जाती है, जाती है कि नहीं जाती, तो वो 90 के एंगल से जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। पहले अपन ने सारा काम नीचे से करा था, अब ऊपर से कर रहा है, इसलिए कंफ्यूजन ना होना, नहीं तो बोलो तो मैं नीचे से बना के दे दूं। क्लियर है? ये आपका क्रिटिकल एंगल, इस स्टेज में एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा,
अरे भैया ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है गधे, इसी की तो वैल्यू 90 हुई है, जीरो बोला। रिफ्रैक्टिंग एंगल ही तो है, कितना है रिफ्रैक्टिंग एंगल? 90 डिग्री। ये नॉर्मल है, यहां था μ1, यहां था μ2, कंडीशन वही पुरानी। तो इस स्टेज में मैंने बोला कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल के बराबर आ जाए तो उस स्टेज में जो डेविएशन आता है ना, दिस इज 90 माइनस, क्योंकि आर की वैल्यू 90 हो गई, थीटा से। दिस इज फॉर क्रिटिकल एंगल। देखो जल्दी से, ये तो सब दो पॉइंट्स जो अपन ने करे हैं, इसमें नीट और आईआईटी का कोई मतलब नहीं है कहने का। ऐसी मैंने कोई चीज नहीं बताई है, नहीं बताई हो अभी तक। दिख लिया बेटा दोनों पॉइंट। अब आएंगे अपन थर्ड पॉइंट पे। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, बताओ बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? पिटेगा भी, दिमाग लगा, डायग्राम बना।